हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का नोट्स आप लोग को हमारे एक ही चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं हम लोग इवनिंग के टाइम पे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ लेकर आए हैं और सुबह के टाइम पे यानी मॉर्निंग के टाइम पे आप लोग का सब्जेक्टिव अपलोड करवाते हैं। और अगर आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने हैं तो आप लोग जानते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है उसका 10 वीडियो यानी कि उसका जो सीरीज़ का 10 सेक्शन हम लोग कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का 10 सीरीज़ मिल जाएगा। वहाँ जितने भी सवालों को कराया गया है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्लियरली पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को बता देते हैं कि इवनिंग टाइम पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बाद हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट किए थे और हिस्ट्री भी अच्छा खासा कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही इवनिंग टाइम पर आप लोग का कोई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तैयारी कराया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि 3 टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। और साथ ही साथ क्या है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी पूछा जाएगा। तो इवनिंग टाइम पे आप लोग को जो कराया जा रहा है वो आप लोगों का जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखिए आपको हम फिर से कहना चाहते हैं कि जितना हम आपको हमारे इस चैनल पर करा रहे हैं एग्ज़ाम में उतना ही सवाल आएगा, उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। ये आप गारंटी रखिए कि जितना भी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, जितना भी हम करा रहे हैं हमारी टीम जो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रही है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। 2025 के एग्ज़ाम में आपका सीधा यही सवाल आने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ नोट्स करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो आप लोगों को बता देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए और जल्दी ही 1 या 2 दिनों में हिस्ट्री का भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आप लोग जिस सब्जेक्ट पर कमेंट करेंगे उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ स्टार्ट होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का हम लोग मॉर्निंग टाइम पे अपलोड कर रहे थे और हम लोगों ने जैसा कि आपको बताएं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो 3 मार्क्स का होता है वो लघु उत्तरीय और जो 5 मार्क्स का होता है वो दीर्घ उत्तरीय यानी 3 सेक्शन में जो है वीडियो अपलोड करेंगे और आपके एग्ज़ाम में भी इसी सेक्शन पे आने वाला है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चलिए बताते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है SR Academy 2M। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे द्वारा बताया गया यह प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि आप लोग अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस का जो है हम लोग आज पार्ट 3 यानी कि आज पार्ट 3 यानी कि तीसरा दिन है। किस चीज़ का तीसरा दिन? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले आप लोगों का 2 वीडियो यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या हमारे चैनल पर विजिट करके आपको दिख जाएगा। आपको बता देते हैं इसका जो पहला पार्ट आया था उसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन कराए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था। ये जो जितने भी सवाल 40 कराए थे ये अति लघु उत्तरीय था। इसका जो दूसरा सीरीज़ लाए थे उसमें आपका 20 क्वेश्चन था और आज का जो सेशन है इसमें भी आप लोग का 20 क्वेश्चन है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो आप लोगों का अति लघु प्रश्न का जो प्रश्न है यानी कि उत्तर जो आएगा एग्ज़ाम में वो तो आएगा तो 9 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में मात्र 9 ही सवाल पूछा जाएगा और हम लोगों ने कुल मिलाकर 80 सवाल 2 मार्क्स में कराए हैं। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हम आप लोगों को 80 क्वेश्चन कराए हैं जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 9 सवाल आएगा और आपको उसमें से बनाना 7 है। तो आप गारंटी रखिए कि इसी में से आ जाता है। अब ऐसा बोलिएगा कि सर आप इतना सारा करा दिए हैं और एग्ज़ाम में बस 7 आएगा तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? तो बाबू देखिए जितना भी सवाल आप लोग को यहाँ पे कराए हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के पूछा गया सवाल और साथ ही साथ जो आप लोग का मॉडल पेपर आया था उन सभी से क्वेश्चन छाटा गया है। और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है आपके बुक का हर एक लाइन को पढ़ते हुए हमारी जो टीम है वो आप लोग के किताब का हर एक लाइन को पढ़ते हुए आप लोग के लिए क्वेश्चन निकाली है।
इसलिए गारंटी देते हैं कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इतने सवालों को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का आने वाला है, जो कि पॉलिटिकल साइंस का ही रहने वाला है। तो आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप बताएं, ये पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा लंबा होने ही वाला है। इसमें जितना सवाल है सटीक है और सीधा आपके एग्जाम में आएगा, तो प्लीज़ इतना ही ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अति लघु प्रश्न उत्तर जो है वो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर के लिए होता है। यानी कि आपको कम से कम एक वाक्य में सेंटेंस में आपको जो है इसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। पहला सवाल क्या है कि कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था, सिंडिकेट। तो ये सिंडिकेट जो शब्द है इससे आपको क्या लगता है कि ये क्या है। तो आंसर देखिए क्या लिखवाया है। सिंडिकेट जो है वो कांग्रेस नेताओं का एक समूह को दिया गया अनौपचारिक नाम था, जो पार्टी के संगठन को नियंत्रित करता था। बात समझ में आ गई, ये क्या है। सिंडिकेट जो शब्द है कांग्रेस पार्टी में दिया गया एक अनौपचारिक नाम था, जिसका काम क्या था, पार्टी को नियंत्रित करना। इसका जो नेतृत्व है वो तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है के कमराज ने किया है। ठीक है, तो पहला सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल पर आते हैं। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। आंसर देखिएगा। विश्व की राजनीति में जब किसी एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो, यानी कि एक ही महाशक्ति कार्य करती हो और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उसकी इच्छा के अनुसार ही लिया जाता हो, उसे कहा जाता है एक ध्रुवीय विश्व। यानी कि कोई सीधा शब्दों में समझिए कि एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि वही सारा चीजें देखेगा, कोई एक ही देश देखेगा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी समझ में आया होगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ों को समझते हुए चलें, केवल कॉपी करने से नहीं होगा। अगर आप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोग हर एक सब्जेक्ट का डिटेल नोट्स चाहते हैं तो हम नोट्स भी आप लोग को वीडियो बनाकर दे सकते हैं, जैसे कि क्लासेस में कराया जाता है। तो क्लासेस में क्या है कि हर एक चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन, उसका क्वेश्चन, उसका नोट, वो सारी चीज़ें कराया जाता है। अगर आप वैसा चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग वैसा भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल बोर्ड एग्जाम को देखते हैं, यही सा सवाल पूछेगा तो ऐसा ही आपको आंसर लिखना भी है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आंसर आते हैं। दूसरी दुनिया की जो अवधारणा, यहाँ पे की छूट गया है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरी दुनिया की जो अवधारणा है वो शीत युद्ध की रचना थी। यानी कि शीत युद्ध के बाद जो दुनिया बनी थी उसे दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। तो इसका जो शब्द का जो प्रयोग है वो बड़े पैमाने पर पूर्वी साम्यवादी देशों के वर्णन के लिए किया गया था, जो कि गरीबी और समृद्धि के बीच में थे। ठीक है, आशा करते हैं कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विदेश नीति क्या है। आंसर देखिएगा। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों को, यानी एक राज्य के द्वारा अपने लिए चुनी गई जो हितकारी नीतियां होती है, ठीक है, को विदेश नीति कहा जाता है। भारत में विदेश नीति का जो जनक है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि भारत की विदेश नीति का जनक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध कहाँ हुआ था। चलिए आंसर देखते हैं। 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप 1991 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। जरा देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, 1991 में हुआ था। और ये कैसे हुआ था, कुवैत के आक्रमण के कारण, इराक द्वारा कुवैत पर जब आक्रमण हुआ था जिसके कारण 1991 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। उस समय इराक जो है सद्दाम हुसैन के नियंत्रण में था और उस समय संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। आंसर देखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता और कानून है ना। क्योटो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता और कानून है। औद्योगिक देशों पर ग्रीन हाउस के उत्सर्जन, यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए
दबाव डालता है। तो देखिए क्या है, इसका उद्देश्य भी यहाँ पे लिखवा दिए हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक समझौता है या तो कानून है, आप दोनों में से कोई एक भी कह सकते हो या दोनों भी लिख सकते हो, जो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने पर दबाव देती है। और 11 दिसंबर 1997 को इसकी स्वीकृति मिली थी और इसको लागू कब किया गया था, 16 फरवरी 2005 से ये समझौता जो है वो लागू हुआ था, यानी कि प्रभाव में आया था। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, सार्क क्या है। ठीक है, आंसर देखिएगा, ये थोड़ा सा लंबा लिखे हैं। सार्क हो सकता है कि ये जो सवाल है वो 2 नंबर के लिए नहीं 3 नंबर के लिए पूछ दे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर 2 नंबर पूछेगा तो आप इसका बस लिखिएगा छोटा नाम कि सार्क क्या है। इसमें हम पूरा आपको बारे में बता दें कि इसमें कितने सदस्य देश थे, इसकी स्थापना कब थी, वो सारी चीजें देखिएगा। यह दक्षिण एशिया में प्रांतीय अंतर सरकारी संघ और राज्य का अंतर्राष्ट्रीय संघ है और इसका जो नाम है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। सार्क का देखिए पूरा नाम आप देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा सार्क से। दक्षिण अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका, सॉरी दक्षिण एशिया है, साउथ एशियन है ना एरिया जो आपका संगठन है उसके हिसाब से है। और जिसे शॉर्ट शब्दों में हम लोग सार्क कहते हैं या तो इसे कहा जाता है दक्षेस। वापस से देखिएगा, ये जो सार्क है वह एक दक्षिण एशियाई में प्रांतीय अंतर सरकार संघ और राज्य का अंतर्राष्ट्रीय संघ है और इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम लोग सार्क कहते हैं, या तो फिर इसे दक्षेस का नाम दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में की गई थी और इसके शुरुआत में 7 देश यानी 7 सदस्य देश थे। आप नाम देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। और 2007 में कौन सा देश जुड़ा, अफगानिस्तान। कभी कभी 2 नंबर में ये पूछ देता है कि सार्क में अफगानिस्तान कब जुड़ा, यानी कि 2007 में कौन जुड़ा, अफगानिस्तान जुड़ा था। कुछ को मिला देने से मौजूदा समय यानी कि अभी के समय अगर देखा जाए तो इसके सदस्य देखिए संख्या कितनी है, 8। शुरुआत में कितना था, 7, और 2007 में कौन जुड़ा, अफगानिस्तान जुड़ा, जिससे मिलाकर 8 हो गया है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मेन मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है, तो इसमें आप लोग हम पूरा बता दिए सार्क के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8 में, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो आंसर देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 1958 तक अपना पद संभाला था, है ना। 1947 से लेकर 1958 तक अपने पद पर कार्य किए थे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, डोकलाम, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, डोकलाम विवाद क्या है। अब जरा यह समझिएगा, ये अभी हाल ही में हुआ है हमारे देश में, ये अभी हाल ही में, यानी कि नज़दीक ज़्यादा दिन इसकी नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, डोकलाम एक्चुअल में क्या है। डोकलाम जो है वो एक पहाड़ी इलाका है। देखिए आंसर क्या है, डोकलाम जो है वो एक पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान, देखिए डोकलाम क्या है, वो एक पहाड़ी क्षेत्र है जिस पर चीन और भूटान दोनों अपने आप को दावा करता है। तो डोकलाम पर भूटान के दावे का भारत समर्थन करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि डोकलाम पर जो भूटान दावा प्रस्तुत करता है उस पर भारत उसके समर्थन में है। अब हुआ एक्चुअल में क्या कि 2017 में, जून के महीने में, जून 2017 में चीन ने, यानी चीन के सैनिकों ने डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू किया, है ना। डोकलाम जो है वहाँ पे क्या किया, सड़क बनाने का काम शुरू किया। तो उसमें हुआ ये कि जो भारतीय सेना है उन्होंने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि इसे रोक दीजिए। रोकने का रीज़न क्या था कि इसका क्षेत्र बढ़ जाता, है ना, इसलिए इसको क्या किया, रोक दिया। तो रोकने का तरीका क्या था, ये करीबन 300 से ज़्यादा भारतीय सैनिक जो है वो 2 बुलडोजरों को लेकर भारत चीन सीमा पार करके वहाँ पर, यानी डोकलाम के स्थान पर पहुँचा और वहाँ के जो PLA है उन्हें रोक दिया, डोकलाम पर क्या करने से, सड़क बनाने से रोक दिया। और इसी विवाद को कहा जाता है डोकलाम विवाद। बात समझ में आ रहा है, इसी विवाद को क्या कहते हैं, डोकलाम विवाद। आप साफ शब्द में समझिएगा,
डोकलाम एक पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन का भी अधिकार था और भूटान का भी अधिकार था। तो डोकलाम पर जो भूटान का जो अधिकार था, समर्थन था, जो दावा था, उसे भारत समर्थन करता था। विवाद यहाँ पे शुरू हुआ कि 2017 में चीन में जो है, चीन ने क्या किया, डोकलाम पर सड़क बनाने का काम शुरू किया था, जिसका भारत ने विरोध किया। और उन्होंने यानी भारतीय सेना ने क्या किया कि 300 से अधिक सैनिक वहां पहुंचे और 2 बुलडोजरों के साथ उस सड़क पर जाकर विवाद करना शुरू कर दिया। बोला कि सड़क बनाने नहीं देंगे। तो इसी विवाद को कहा जाता है डोकलाम विवाद। आशा है कि ये लाइन समझ में आया होगा हर एक बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिएगा। तटस्थता का मतलब क्या है कि किसी का साथ नहीं देना, सिर्फ अपने विचारों पर ही कायम रहना। ठीक है, ये क्या है, तनावपूर्ण इसका बयान होता है। यह किसी का मतलब नहीं रखता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, क्या है, केवल अपने विचारों को मतलब रखता है। जबकि गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि अपने ही गुट या संगठन के साथ रहना और संगठन की हर बात को मानना। आशा है दोनों पे विवाद समझ में आ गया होगा। और ये सवाल जो है अधिकतर पूछा जाता है ना। ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है वो बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर एक बार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के नाम क्या क्या थे? तो देखिएगा आंसर। पश्चिमी यूरोपीय संघ में संयुक्त राज्य अमेरिका का, देखिए पश्चिम भाग में किसका भाग था? संयुक्त राज्य अमेरिका का, जबकि पूर्वी में सोवियत संघ का गठबंधन था। तो इसमें 2 एरिया बटा हुआ था, इसलिए इसे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। फिर से कहते हैं, पश्चिम में किसका था? अब देखिए, पश्चिम में किसका था? अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, जबकि पूर्व में किसका था? सोवियत संघ का। तो 2 देशों में था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2016 में किस स्थान पर और किस भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ये सवाल जो है आपका 2010 में पूछा गया था। ठीक है, 2010 में, सॉरी 2010 बोले, 2020 में पूछा गया था। जिस समय जो है आप लोग का पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, उस समय क्या था कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन ये जो सवाल है उस समय पूछा गया था जब ये 2 नंबर में ही था। ठीक है, तो देखिए आंसर बोलते हैं। आंसर क्या लिखवाया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2016 से लेकर 8 सितंबर 2016 तक लाओस की जो राजधानी थी वियंतियाने में 14वां शिखर सम्मेलन था। 14वां शिखर सम्मेलन, जो कि भारत शिखर सम्मेलन था, आसियान भारत शिखर सम्मेलन था, जिसमें गया था। है ना? क्वेश्चन के हिसाब से खत्म हो गया। और अगर देखा जाए तो 11वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन था। ठीक है, मैं भाग लिया था। वापस रिपीट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 7 सितंबर, यानी सीधा शब्दों में अगर डेट नहीं देखोगे, 7, 8, 2 दिन का था, यानी सीधा आप कह सकते हो 2016 में वो गए हुए थे। और कहाँ गए हुए थे? लाओस की जो राजधानी है जिसका नाम क्या है? वियंतियाने, वहाँ पे। और 14वां शिखर सम्मेलन हो रहा था। और इसे अगर देखा जाए तो एशियाई शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कितना नंबर का? 11वां नंबर का। तो आशा है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आगे देखते हैं। श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये जो सवाल है ना, आप लोग के क्लास 10th में भी पूछा गया था। देखिएगा, श्रीलंका में और कहाँ पे था? बेल्जियम में। हम लोग 10th क्लास में पढ़े भी थे कि बेल्जियम की जातीय बनावट और श्रीलंका की जातीय बनावट। तो चूंकि यहाँ 2 नंबर के लिए, इसलिए शॉर्ट टाइम में लिखे हैं, शॉर्ट टाइप का बनाया है। अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग को 10th क्लास में इसका पूरा डिटेल है, अगर आप बोलेंगे तो उसमें हम लोग भेज देंगे। जल्दी ही आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। जो चीज़ें हम यहाँ पे करवा रहे हैं, अगर आप लोगों का कमेंट उस तरह से आता है तो आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसका PDF फॉर्म में आपको वो ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, दोस्तों को शेयर कीजिए। जितना जल्दी अगर होगा तो हमारी टीम उस पर भी काम करेगी और आप लोगों के लिए ऑफिशियली एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देगी, जिसमें आपके एग्ज़ाम को लेकर A to Z सारी तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ जैक बोर्ड का कोई भी अगर नोटिस आता है
झारखंड सरकार की तरफ से कोई भी अगर फॉर्म आता है, चाहे आप 10th 12 के बाद कोई और चीज़ से पढ़ो, उन सभी की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। आप लोग में से कौन कौन चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बने, तो कमेंट कीजिएगा। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उस हिसाब से हमारी टीम इस पर वर्क करेगी। तो चलिए देखिए, श्रीलंका में जाति बनावट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में बताया गया, क्योंकि जो एग्जाम में है 2 ही नंबर का पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में ये बड़ा क्वेश्चन टाइप का बनता है, यानी 10 क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इसलिए इसमें क्या है 2 नंबर के लिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष मूल रूप से लंबे औपनिवेशिक शासन का नतीजा है, जिसने सबसे पहले द्वीपीय यानी कि द्वीप राष्ट्र में फूट डालो और राज करो की विचार को शामिल किया। अब देखिए हुआ क्या था, यहाँ के जो सिन्हली राष्ट्रवादियों का मानना था, जो बहुसंख्यक थे, कि श्रीलंका सिन्हलियों का है, यानी कि श्रीलंका में क्या है, सिन्हली जाति के लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए उनको लगता था यह सिन्हलियों का ही देश है, जिसके कारण जो तमिल जो अल्पसंख्यक थे, जो कम था, उनकी चिंता बढ़ती हुई चली गई और उन्होंने क्या किया कि उग्रवादी आंदोलन करना शुरू कर दिया, और जिसके कारण जो कि विवाद बहुत खराब होता चला गया। तो यहाँ पे जो बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक जो व्यक्ति थे, यानी कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक लोग थे, उनको कौन था, सिन्हली, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या है किया, अपने अधिक संख्या के बल पर अपने अधिकार पर पूरा शासन करने का प्रयास किया। तमिलों ने उसका विरोध किया और यह विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं? आंसर देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाना, साथ ही साथ मानवाधिकारों की स्थापना करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, तथा आने वाले पीढ़ियों को युद्ध की भयावहता यानी कि आप यह लिख सकते हो युद्ध की स्थिति से बचाना। आप शॉर्ट शब्द में लिखिएगा, युद्ध की स्थिति से हटाना या बचाना। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। योजना आयोग का उन्मूलन किस वर्ष किया गया और इसके स्थान पर किस आयोग का निर्माण किया गया? देखिए, योजना आयोग का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, क्या है कि योजना आयोग का उन्मूलन किस वर्ष किया गया, इसको खत्म किस वर्ष किया गया और उसकी जगह पर क्या शुरुआत किया गया, कौन से आयोग बना? आंसर देखते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या छूट गया है? सरकार नहीं, आप ऐसे शब्द लिखिए। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को बंद करने का फैसला किया और इसकी जगह एक नवगठित नीति बनाया गया, जिसका क्या नाम था? आयोग, है ना, नवनीति आयोग, नीति आयोग, है ना, नवगठित नीति आयोग का गठन किया गया। शॉर्ट शब्द में क्या है, योजना आयोग को हटाकर नया नाम क्या रखा गया? नीति आयोग। किसने रखा था? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। कब रखा था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम पूछा जाएगा। विदेश नीति एक राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार करने की रणनीति है, जिसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। चलिए 17 देखते हैं। 17 में क्या है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को, यानी जो पहला जो खाड़ी युद्ध हुआ था, उसे वीडियो गेम युद्ध क्यों कहते हैं? ठीक है, क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं? आंसर देखिएगा। 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के कारण या फलस्वरूप 1991 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए खाड़ी युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। क्यों हुआ था? क्योंकि 90 में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, और इस युद्ध को विभिन्न देशों के टेलीविजन पर व्यापक प्रसार किया गया, माने यह जो युद्ध हुआ उसे सीधा दिखाया गया टेलीविजन पर, इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं? वीडियो गेम वॉर। याद रखिएगा कब हुआ और किनसे किससे बीच हुआ, और इस युद्ध में क्या हुआ था कि टेलीविजन पर दिखाया गया था, इसलिए वीडियो गेम वॉर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या है? दलित पैंथर क्या है? आंसर देखते हैं।
दलित पैंथर जो है वह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन है, मतलब आप कह सकते हो कि एक सामाजिक संगठन है या राजनीतिक संगठन है, जो क्या करती है देखिएगा, जो दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों और पिछड़ों में प्रबोधन लाने के उद्देश्य से स्थापित हुआ था। तो मतलब दलितों के लिए स्थापित किया गया था। दलित पैंथर की स्थापना, है ना, पूरा नाम क्या है, दलित पैंथर की स्थापना, देखिए लिखा हुआ है नाम इसका, दलित पैंथर की स्थापना नामदेव ढसाल और जेबी पावर द्वारा कब किया गया था? 21 मई 1972 में किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। जिसके बाद यह जो आंदोलन था एक व्यापक रूप ले लिया। वापस से समझिए, दलित पैंथर क्या है? यह एक सामाजिक या राजनीतिक संगठन है और इसे क्यों शुरुआत किया गया था? दलित और पिछड़े वर्गों के लिए। और इसकी जो शुरुआत है वो नामदेव ढसाल और जेबी पवार के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 21 मई 1972 में। कहाँ पे? मुंबई और महाराष्ट्र में। और उसके बाद ये आंदोलन कभी थमा नहीं और आगे बढ़ता चला गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। 19 में क्या है कि 1944 की बॉम्बे योजना क्या है? आंसर देखते हैं। 1944 की मुंबई योजना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई थी। क्यों बना गया था? पता चल गया। इसके राष्ट्र के विकास में विशेष रूप से आर्थिक रूप से राज्य के हस्तक्षेप के महत्व को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, रीजन पता चला, कब बना, क्यों बना। ठीक है, और ये आज के सेट का अंतिम सवाल है, यानी कि अति लघु उत्तरी का अंतिम सवाल है। अगर ये कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों के पास कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन होगा और ये 80 क्वेश्चन से बाहर आपका नहीं पूछेगा। जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि 80 क्वेश्चन तो है और इस 80 में से आपका एग्जाम में मात्र 9 सवाल पूछा जाएगा और आपको 9 में से बनाना केवल 7 है। ठीक है, और यही आपके एग्जाम में आने वाला है और यही आपका पैटर्न होगा 2025 के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल ही गवर्नमेंट ने आप लोगों को बता दिया था कि 20 नंबर का जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 60 नंबर का जो है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये जो 60 नंबर का सब्जेक्टिव है, इसी में आपका 2 नंबर यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आज जो है पॉलिटिकल साइंस का अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ। कल से जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। तो चलिए अंतिम सवाल को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन और कितनी अवधि के लिए करता है? चलिए आंसर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। जिसे कैसे चुना जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। कितने सालों के लिए? 9 सालों के लिए। ठीक है ना, 9 सालों के लिए चुना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होती है उसे अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश मौजूद है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुना जाता है। कितने सालों के लिए? 9 सालों के लिए चुनी जाती है। तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया, आपका 20 यानी कि 80 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर से बोलेंगे कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जितना भी सवाल आने वाला है वो सारा सवाल हमारे एक ही चैनल पे, हमारे इस चैनल पर आप लोग को कराई जाएगी। तो चैनल पर एकदम बने रहिए। आप लोग के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और सब्जेक्ट हो, ऑल टोटल सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस ही चैनल में यानी एक ही चैनल पर कराई जाएगी, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। क्लास 8 से लेकर 12 तक के एकेडमिक जो बच्चे हैं उन सभी की तैयारी, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी, सभी क्लास के बच्चों की तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।